जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। इमरान खान ने यह जानकारी एक दिन पहले लाहौर में मौजूद अपने घर में पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए दी। साथ ही यह आशंका भी जताई कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकती है। और इमरान का कहना तो यह तक है कि पाकिस्तान की सरकार उनके खिलाफ साजिश रचकर उन्हें दोबारा जेल भी भेज सकती है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए यह आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ सरकार कोर्ट पर दबाव बनाकर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की प्लानिंग में लगी है। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी दावा किया कि आने वाले वक्त में बड़ा पर्दाफाश कर सकते हैं और माना जा रहा है कि यह पर्दाफाश उनकी हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। इस दौरान इमरान खान ने यह उम्मीद भी जताई कि पीटीआई से कई नेताओं के इस्तीफे के बावजूद अगला चुनाव वही जीतेंगे और पाकिस्तान में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन इमरान खान को इस बात का डर भी सता रहा है कि कोर्ट उन्हें चुनाव लड़ने से पहले ही अयोग्य घोषित कर सकती है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पार्टी पीटीआई में अपने उत्तराधिकारी का ऐलान भी कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान ने ऐलान किया कि उनके बाद शाह महमूद कुरैशी पार्टी की कमान संभालेंगे और इमरान की गैर मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी ही इमरान की पार्टी पीटीआई से जुड़े फैसले लेंगे। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के करीबी और उनकी पार्टी पीटीआई के दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि जेल जाने के डर से घबराए इमरान खान ने अब उन्हें अपनी पार्टी की कमान देने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पिछले एक हफ्ते के अंदर इमरान खान से किनारा कर लिया। दूसरी तरफ खुद इमरान खान को दोबारा गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी को सौंपने का ऐलान कर दिया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में भी पार्टी का काम जारी रह सके। इधर माफिया सरगना अतीक अहमद के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कस गया। देश में आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी ईडी ने रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों को नोटिस भेजा और पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। जांच के दौरान उसकी कई संपत्तियों की जानकारी मिली थी जो दूसरों के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ईडी ने पूरी लिस्ट बनाई और अतीक के काले कारोबार में मदद करने वालों को नोटिस जारी कर दिया। जांच में पता चला कि अतीक अहमद साबरमती जेल से ही अपने काले कारोबार को हैंडल कर रहा था, जो गुजरात, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक फैल गया था। अब ईडी के रडार पर वो रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिनकी कंपनियों में अतीक अहमद ने इन्वेस्ट किया। उधर कनाडा में गैंगस्टर अमनप्रीत समरा की हत्या कर दी गई। अमनप्रीत समरा पर उस वक्त गोलियां चलीं जब वो एक शादी समारोह में मौजूद था। इसी बीच कुछ हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जानकारी मिली कि अमनप्रीत समरा उर्फ चकी एक शादी के कार्यक्रम में गया था। इस बीच वो डांस फ्लोर पर गया, जिसके 30 मिनट बाद उस पर जानलेवा हमला हो गया। भारतीय मूल का अमनप्रीत समरा उर्फ चकी कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टरों में एक था। बीते साल कनाडा की पुलिस ने अमनप्रीत को उन 11 खूंखार गैंगस्टरों की लिस्ट में रखा था जिनसे लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई थी। इधर मध्य प्रदेश के भिंड में एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद पायलट ने मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बीच हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। जैसे ही पायलट ने जखमोली गांव के पास खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सेना ने जानकारी दी कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उधर बेलारूस ने अपने यहाँ तैनात रूस के परमाणु हथियारों के लिए यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को जिम्मेदार बता दिया। बेलारूस ने आरोप लगाया कि अगर जंग में परमाणु हमले की नौबत आती है तो इसके लिए रूस नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के देश जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बेलारूस का मानना है कि इन देशों ने रूस के सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के सचिव ने दावा किया कि अगर अमेरिका और यूरोप के देश इस जंग में न कूदते तो परमाणु हथियारों की तैनाती की नौबत तक नहीं आती। लेकिन उन्होंने रूस की आपत्ति के बावजूद जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए। और बेलारूस का मानना है कि पश्चिमी देशों के दखल से जंग की आग और भड़क गई। यही वजह थी कि रूस को मजबूरन परमाणु मिसाइलें तैनात करनी पड़ी। इधर देश में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की तुलना आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी देने की मांग की, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया और अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। इससे पहले एनआईए की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यासीन मलिक पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए फांसी की मांग की और उनकी तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी। हालांकि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस टिप्पणी पर ऐतराज जताया। वहीं एनआईए ने तर्क दिया कि कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे और पकड़े जाने पर अपना जुर्म कबूल कर ले, इस आधार पर वो फांसी से नहीं बच सकता। अदालत अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को करेगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने अपने पति के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई। मुशाल हुसैन ने आशंका जताई कि उनके पति को फांसी की सजा दी जा सकती है, जिसे बचाने के लिए उन्होंने आतंक को पालने वाले पाकिस्तान से गुहार लगाई। मुशाल हुसैन को यह डर सता रहा है कि यासीन मलिक को दिल्ली हाईकोर्ट से फांसी की सजा हो सकती है।
इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से यासीन मलिक को बचाने की गुहार लगाई और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की मांग की, जिससे एक बार फिर साफ हो गया कि यासीन मलिक पाकिस्तान का ही मोहरा था और उसी के इशारे पर यासीन मलिक ने कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। यासीन मलिक को 25 मई 2022 को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब एनआईए ने उसके लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस बीच भूमध्य सागर में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भूमध्य सागर में सैकड़ों लोग लापता हैं, जिन्हें बचाने के लिए इटली के नौसैनिक दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उसे फ्रांस का भी साथ मिल गया, क्योंकि फ्रांस के एक एनजीओ ने भूमध्य सागर में फंसे एक जहाज से लोगों का रेस्क्यू किया। इस दौरान सभी को दूसरी नाव में शिफ्ट किया गया। ये ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला, जिसमें 602 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 11 महिलाएं और 151 बच्चे थे, जिन्हें इटली के बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचाया गया। इससे पहले इटली के नौसैनिकों ने करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला था, लेकिन अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए दिन रात कोशिश की जा रही है। उधर अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक मोटरसाइकिल रैली के दौरान फायरिंग में हड़कंप मच गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि मोटरसाइकिल रैली के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें वहां मौजूद 3 लोगों की जान चली गई। यानी अमेरिका के गन कल्चर की वजह से एक बार फिर वहां खून खराबा हुआ। पुलिस ने दावा किया कि विवाद शुरू होते ही 2 गुटों के बीच में फायरिंग शुरू हो गई और जिस वक्त वहां गोलियां चल रही थीं, रैली में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस ने गोलीबारी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी का भी दावा किया। यही नहीं, आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ की तस्वीरें भी आईं। बाइक रैली में खुलेआम फायरिंग की ये घटना अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रेड रिवर इलाके में हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। इधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि काला सागर के पास उसकी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की कोशिश की गई और रात भर आसमान में ड्रोन मंडराते रहे। हालांकि रूस ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उसकी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की खबर ऐसे समय आई जब कीव पर सबसे बड़े ड्रोन अटैक का दावा किया जा रहा है। यानी कीव और रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक की टाइमिंग एक ही है, क्योंकि रूस ने दावा किया कि उसके कृष्णादार शहर की तेल रिफाइनरी पर रात में ड्रोन अटैक किया गया। ये तेल रिफाइनरी काला सागर के नजदीक है और क्राइमिया से भी इसकी दूरी ज्यादा नहीं है। यानी रूस के उस इलाके को टारगेट किया गया जो उसके कब्जे वाले क्राइमिया के नजदीक है। यही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि काला सागर के पास उसकी तेल रिफाइनरी के ऊपर रात भर ड्रोन मंडराते रहे, जिनसे किए गए हमले में तेल रिफाइनरी में आग लग गई। उधर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी। ये फैसला रूस में घुसपैठ रोकने के लिए लिया गया। कुछ दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन पर उसकी सीमा में घुसपैठ करने का आरोप लगाया था। उसने यूक्रेन के 70 से ज्यादा हमलों को नाकाम करने का दावा किया था, जिसके बाद रूस ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। पिछले कुछ हफ्तों में रूस पर कई बार हमलों की खबर आई। बॉर्डर वाले इलाकों में तो ड्रोन अटैक तक हुआ, जिसे रोकने के लिए पुतिन ने सीमा पर सैनिकों के साथ ही बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए। क्योंकि 2 दिन पहले रूस के इलाके बेलगरद में हमला हुआ था, जिसमें रूस के 3 लोग घायल हो गए थे। पुतिन ने इसी वजह से बेलगरद समेत यूक्रेन से लगने वाली सारी सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा दी, क्योंकि यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन जंग को खत्म करवाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने चीन से मदद मांगी। यूरोपियन यूनियन ने चीन से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की अपील की, ताकि बीते 15 महीनों से जारी खूनी संघर्ष थम सके। यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी ने रूस में तैनात चीन के पूर्व राजदूत ली हुई से मुलाकात की, जिन्हें चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने के लिए पिछले हफ्ते यूक्रेन भेजा था, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। और अब वो रूस का भी दौरा करने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हो सकती है। ली हुई के रूस रवाना होने से पहले यूरोपियन यूनियन के अधिकारी ने उनके साथ बैठक की, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उम्मीद जताई है कि ली हुई और पुतिन के बीच मुलाकात में शांति की बात पर सहमति बन सकती है। उधर दूसरे देशों को कर्ज देकर आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्था आईएमएफ ने पाकिस्तान को फिर एक बार चेतावनी दे दी। पाकिस्तान को आईएमएफ ने उसके और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सख्त फैसला लेने की धमकी दी, क्योंकि आईएमएफ का मानना है कि पाकिस्तान ने राहत के लिए मिली राशि से चीन का कर्ज उतारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आर्थिक संकट और गहरा गया। आईएमएफ के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान को सिर्फ घाटा ही हुआ। दूसरी तरफ चीन ने उससे वो सारा पैसा भी वसूल कर लिया जो दरअसल चीन की कंपनियों या वहां के कारोबारियों ने सीपीईसी के तहत लगाया था। और आईएमएफ का आरोप है कि पाकिस्तान ने चीन को ये कर्ज आईएमएफ से मिली रकम से लौटाया। यही वजह है कि आईएमएफ ने साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान को अब मदद की राशि चाहिए तो या तो उसे खुद को दिवालिया घोषित करना होगा या फिर सीपीईसी की शर्तों को बदलने के लिए चीन से बात करनी होगी, जिसके बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार बुरी तरह फंस गई। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान के एक करीबी नेता ने इस्लामाबाद पुलिस पर चोरी का आरोप लगा दिया। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महासचिव उमर अयूब खान ने ट्वीट कर पुलिस पर कार चोरी का आरोप लगाया।
और दावा किया कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की और इस दौरान घर पर खड़ी कार चोरी करके ले गई। पीटीआई के महासचिव उमर अयूब खान ने ट्वीट कर इस्लामाबाद पुलिस पर आरोप लगाया और अपने ट्वीट में लिखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने रात में बिना सर्च वारंट के उनके घर पर छापा मारा और घर पर खड़ी उनकी महंगी कार चुरा ले गई। ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान की पार्टी के नेता ने पुलिस पर ऐसा आरोप लगाया हो। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व सांसद जमील अहमद खान के घर पर छापा मारा था और उनकी गाड़ियों को उठा ले गई थी।